प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, जो पहले 15 नवंबर से होनी थी। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते जूट मिल बंद होने की वजह से, बरदाने की कमी की वजह से सरकार ने इसे 1 तारीख को धान खरीदी करना उचित समझा। अब ऐसे में जहां पिछले साल कई सारे किसानों ने धान बेचा था, आंकड़ा ये आया था कि 19 लाख से ज़्यादा किसानों ने धान बेचा था, 83.94 मैट्रिक टन धान खरीदा गया था। अब ये देखना होगा कि इस बार कितना धान बिकता है। पिछले बार की अपेक्षा में राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि में के चलते किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ और एक तरीके से देखा जाए किसानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अब इस साल 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने और पंजीयन कराया है। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से बहुत सारे किसान अब प्रदेश सरकार से और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने भी इस साल पंजीयन करवाया है। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहिल और आप देख रहे हैं TCP 24। आज किसान के मुद्दे पर, धान के मुद्दे पर, धान खरीदी के मुद्दे पर और किसान माफिया जो एक तरीके से किसानों को लूट रहे हैं, धान माफिया जो किसानों को लूट रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं प्रदीप शर्मा जी और अभिषेक दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, लेकिन लगातार विपक्ष में जो भाजपा पिछले 15 साल थी वो आरोप लगा रही है कि देरी हो रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसानों से जो उनको सीधा मुआवजा मिलना चाहिए या सीधे उनको एक तरीके से देखा जाए तो उनका बढ़ावा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में एक चीज़ और निकल के आई है, कुछ दिनों पहले जो है माफिया, जो धान माफिया है वो उड़ीसा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ से कुछ ट्रकों को पकड़ा गया जो अंदर आ रहे थे। तो ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के मुखिया ये कहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, मगर इस तरीके का माफिया राज जो आ रहा है, धान माफिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है कि धान खरीदी के लिए जो तारीख मुकर्रर किया गया है 1 दिसंबर, माना कि थोड़ा वक्त से देर है, लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम धान खरीदी नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात, विपक्ष अगर ये आरोप लगा रही है कि सरकार देरी कर रही है या देर हो रहा है, किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर बारदानों की कमी हो जाती है, जैसा कि सरकार कह रही है, बारदानों की कमी होने से भंडारण में दिक्कत आती है, तो अगर उसके लिए 15 दिन लिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत हुआ है। दूसरी बात जो आपने कही स्नेहिल कि बिचौलिए जो होते हैं वो बाहरी प्रदेशों से हमारे यहाँ इंटर कर जाते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये तब से चला आ रहा है जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। नहीं, मेरा इसमें ये कहना है कि भाई इस बार जब सरकार बनी, सरकार ने इसे रोका भी। सरकार इसकी, मुख्यमंत्री इसकी बात भी करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस पर रोकथाम की बात करते हैं। ये चीज़ें पकड़ा भी गई। सबसे अच्छी बात है कि जो आ रहे थे बिचौलिए, जो बाहर से माफिया आ रहे थे, धान माफिया, वो बॉर्डर पर ही पकड़ा गए। तो ऐसे में आखिर क्या कारण है कि ये चीज़ें बढ़ती दिखाई दे रही हैं लगातार? पिछले वर्ष की बात करें अपन, तब भी यही स्थितियाँ थी। आपके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ के धान बिचौलिए जो होते हैं, या फिर उस साइड के ये कहना चाहिए कि जो माफिया होते हैं, वो वहाँ के धान को यहाँ लाके खपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे धान का समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा है। तो उस बात का वो लाभ उठाना, इस बात पे भी आऊँगा, समर्थन मूल्य के जवाब पे भी आऊँगा। सर, आपका क्या कहना है, जो ये धान माफिया वाली बातें हैं, जो चीज़ें पकड़ा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो दीगर प्रदेशों से जो छत्तीसगढ़ के आसपास लगे हुए हैं, जो धान यहाँ आते थे और खपाए जाते थे, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये तो पिछले सरकार के कार्यकाल में भी चली आ रही थी और अभी भी चल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार ने जो चेक पोस्ट बनाया है ना, मंडी का भी चेक पोस्ट है, आपके पास परिवहन विभाग के भी चेक पोस्ट है, और भी अगर सुविधा है। आपने SDM को जिम्मेदारी दी है, आपका पूरा राजस्व अमला लगा हुआ है। लेकिन सोसाइटी के जो माफिया हैं, मैं तो ये कहूँगा, सोसाइटी के जो माफिया हैं जो इनसे मिले हुए हैं, उन पर नकेल कसना पहले ज़रूरी है, तभी सरकार बाहरी लोगों से पहले अंदर के लोगों पर
नसीम जी। से ज़्यादा जरूरी है। ये तो एक बात आती है, मगर ऐसे में आपने कहा कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इसे हाँ, रोकने की है। कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने इसे एक तरीके से देखा जाए तो रोक दिया, वो अंदर चीज़ें अंदर नहीं, हाँ। मगर भीतर से भी कोई ना कोई घात होगा। हाँ जरूर। तो ये किस तरह का घात हो सकता है? देखिए पहले कई मामले हैं, धान खरीदी की कई केस ऐसे हैं, बारदाना घोटाला है, धान घोटाला है ना। सुक्ति के नाम पे कई दफ़े ड्रम्स रहे हैं, बाद में उसको लोग ये कह दिए कि धान जो है भूसा हो गया, अंकुरित हो गया, जी। परिवहन व्यवस्था हुआ। इन सब के आड़ में भारी भ्रष्टाचार होता है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्थानीय लैंप्स मैनेजर हैं, जो वहाँ के खरीदी प्रभारी हैं, जी। ऐसे कई लोगों पे पहले से प्रकरण है, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही वजह है कि वो लोग इसको शह देते हैं। प्रशासन के लाख रोकने के बावजूद उनकी शह धान माफियों को रहती है। तो सरकार को ज़रूरत इस बात की है कि पहले उसको ठीक करें। एक सवाल ये भी आता है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ें तो होती रहेंगी जब तक उस पर नकेल नहीं कसी जाएगी। जैसे आपने बात कही, अंदर से भी घात मिलता रहेगा, बाहर से तो मिल ही रहा है, तो इसे रोका कैसे जाए? रोकने के लिए तो ये है कि प्रशासन को अपना अमला तैनात करना पड़ेगा, लोगों पर जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जिनको आपने नियुक्त किया है उन पर आपको जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी और एक्शन भी करना पड़ेगा, है। मैं ये नहीं कहता कि सारे अफसर इस पर नहीं करेंगे, अफसर करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह किया है। कलेक्टर दौरा कर रहे हैं, एसडीएम दौरा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी इस बात हुई है। कल कैबिनेट की परसों बैठक थी, उस पर यह बात उठी, कल हुई थी कैबिनेट की हाँ। बैठक। तो वो उसको जवाबदारी आप तय करेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे, तब तो रोक लगाई आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा ये मानना है कि आपको आमल चूल जो बात आती है कि आपने जिस दिन खरीदी शुरू की है उसके पहले से जो तैयारियां अपन करते आ रहे हैं, तब से लेकर उस जी। अंतिम दिन तक प्रशासनिक के साथ साथ जो सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको भी तैयार रखना चाहिए। पिछले साल जैसे मैं चर्चा कर रहा था, तो पिछले साल यही देखने में आया कि काफ़ी धान जो है दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेशों में घुस गए थे, दाखिल हो गए थे, और उनका यहाँ तक ये हुआ कि वो मंडी तक पहुँच गए। तब जाके प्रशासन जो हुई थी सजग हो पाई, तब कलेक्टरों ने दौरा करना शुरू किया। पिछली बीती हुई बातों को ध्यान में रख के इस बार पहले दिन से ही अगर ये सजगता बरती जाएगी तो निश्चित तौर से मतलब इसमें 2 कमी महीने आएगी। धान खरीदी करनी है, ऐसे में पहले तारीख से लेकर के आखिरी अंतिम तारीख तारीख तक तक पूरी मुस्तैदी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बगैर उसके हम उस चीज़ को नहीं रोक सकते जिसके लिए हम सबसे जी। ज़्यादा इस वक्त संजीदा हैं। अब एक बात और आती है, बरदाने के मामले को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ था। विपक्ष बार बार बरदाने के मामले को कह रही थी। सरकार ने ये बात कही कि भाई कोरोना महामारी के चलते जूट मिलें बंद थी, इस वक्त से बरदाना नहीं हो पाया। अब ऐसे में जब धान खरीदी 1 तारीख को करनी है, बरदाने की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है सब तरफ। कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि बरदाना पहुँचा ही नहीं है, टोकन भी बंटने शुरू हो गए हैं। ऐसे में 2 लाख किसान और जुड़ गए हैं उनसे। तो अब 21 लाख किसान 21.45 लाख हज़ार लोग जो हैं वो किसान जो हैं वो अपना धान बेचेंगे। तो अब ऐसे में व्यवस्थाएं जिस बात को कही जा रही है कि किसानों के लिए सरकार है, कि सरकार का कहना है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित है, तो बरदानों की कमी की वजह से कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं? निश्चित तौर पर बारदाने अगर नहीं होंगे तो धान के रखरखाव में बड़ी दिक्कतें आएंगी। धान खुले में पड़े रहेंगे, कभी भी बारिश हो जाती है, मौसम में नमी बरकरार है। हमारे यहाँ कब साइक्लोन का असर दिखने लगता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। अचानक उत्तरी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, शुष्कता आती है, तो स्वाभाविक तौर पर धान खराब होंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भंडारण के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। पिछले जो बारदाने यूज़ में आए थे, जिनका उपयोग हुआ, वो बारदाने काफ़ी मात्रा में खाली हो गए होंगे, मिलों में खाली पड़े होंगे, राइस मिलर्स उसको रखे होंगे। इन तमाम लोगों से उसको जुटाने की आवश्यकता है ताकि हमारे पास जैसे जैसे भंडारण बढ़ता चला जाए हम धान को बारदानों में शिफ्ट करें और तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको ट्रांसपोर्ट करा दिया जाए। तब जाके हम इस बार अपने धान को बचा पाएंगे, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपका क्या कहना है सर, अगर बरदाने की कमी होती है, बरदाने की लगातार ये बात कही जा रही है, बरदाने की कमी है, तो ऐसे में क्या सरकार 2 दिन बचे हैं, 1 तारीख से धान खरीदी शुरू होनी है, तो ऐसे में क्या सरकार इस चीज़ को पूरा कर पाएगी? देखिए
चुनौती तो है सरकार के सामने, और पिछले जब से सरकार बदली है किसानों को राहत भी मिली है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगर उठाव सही ढंग से हुआ, धान खरीदी केंद्र से सही समय पे उठाव हो गया, तो उस धान को अगर आप लेवी में देते हैं या गोदाम में ले जाते हैं या जहाँ भी आप ले जाते हैं, जहाँ भी आपका चीज़ है, तो वहाँ अगर उसको आप ड्रम करके बहुत बारदाना वापस ला सकते हैं और किसानों को आप सहूलियत दे सकते हैं। किसानों की स्थिति ये ना है कि इस मौसम में, ठंड के मौसम में, एक तो एक महीना लेट हो गया है कि उसको ठंड में कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खुले आसमान के नीचे रात गुजारना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, उनका धान भी जाए और वो परेशान भी ना हो। ये किसानों के लिए परेशानी वाली बात है। इस पूरे में एक बात आती है, एक आंकड़ा बीते दिनों में सामने आया है कि सरकार के पास सिर्फ 22 दिनों के लायक बरदाना है। ठीक है, तो ऐसे में 2 महीने की धान खरीदी की बात होती है, तो बचे जो दिन हैं उसमें सरकार तो एक तरीके से दिखे तो असमर्थ दिख रही है। बिल्कुल सही सवाल है आपका स्नेहिल, लेकिन जैसा कि प्रदीप जी ने अभी कहा कि अगर लेवी राइस मिलर्स से सही तरीके से अगर बातचीत कर लेती है सरकार और ट्रांसपोर्टिंग की अगर गतिविधियों को निरंतरता बनाए रखी जाती है, तो ये जो चुनौती है उसको भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। एक बात मैं आपकी पहले अपनी एक बात की थी, उस बात पे वापस आता हूँ। समर्थन मूल्य को लेकर के, समर्थन मूल्य को लेकर आपने कहा था कि हमारे यहाँ 2500 रुपये समर्थन मूल्य है, जबकि बाकी राज्यों में 1300, 1500 इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसे में पड़ोसी राज्य से लोग आते हैं, तो समर्थन मूल्य तो एक कारण है, मगर उसके पीछे क्या कोई और कारण है? आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? नहीं, देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ जो है धान उत्पादन का मेन केंद्र रहा है, तो मुख्य फसल तो आप यहाँ धान को मानते ही हैं। सरकार ने प्रयास जरूर किया है कि धान के अलावा और दूसरी फसल को भी फसल चक्र को परिवर्तित किया जाए, दलहन तिलहन की भी फसल ली जाए, लेकिन धान की मुख्य फसल है। जैसे अलग अलग और छत्तीसगढ़ में ही पहली बात चीज़ें डिसाइड की गई कि मार्च तक लिया जाएगा, 2 महीने में दूसरी फसल ली जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ही पहली सरकार है, इससे पूर्ववर्ती और अभी भी, जिसने पहली बार किसानों से सीधे धान खरीदने का फैसला लिया है, देश की पहली सरकार है। तो स्वाभाविक है पड़ोसी राज्यों में जहाँ धान होता है, उनको जो धान के वहाँ समर्थन मूल्य ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में धान खपाते आ रहे हैं। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो समर्थन मूल्य की वजह से ही ज़्यादा मुनाफे की वजह से ही ये बिचौलिए सक्रिय है। इनको रोकना जरूरी है। समर्थन मूल्य ही इसका एक मात्र कारण है। समर्थन मूल्य तो एक बड़ा कारण है। दूसरा ये कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि जो उपज, जिस तरीके की उपज, जितने किस्म की उपज छत्तीसगढ़ में होती है, जितनी वैरायटीज़ छत्तीसगढ़ में मिलती है, दूसरे अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके धान का उठाव उस मात्रा में या उस अनुपात में नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको समर्थन मूल्य भी कम मिलता है। वहाँ के जो धान है वो खाने में, मतलब उनसे जो चावल जो बनता है वो खाने में छत्तीसगढ़ की अपेक्षा काफ़ी दिक्कत वाला होता है। अब मैं उसको दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि उसमें पाचन शक्ति बड़ी ज़्यादा लगती है, और हमारे यहाँ का जो चावल है वो बहुत त्वरित पाचन, क्वालिटी का एक फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो जो हमारे पड़ोसी प्रदेश के लोग हैं वो ये इस बात को समझते हैं, और इसलिए वो इस समय पे ज़्यादा सक्रियता के साथ धान को खपाने की कोशिश करते हैं। इससे उनको दोनों तरफ का फ़ायदा मिल जाता है, मेरे नज़रिए से तो यही है। तो एक तरीके से समर्थन मूल्य की बात भी कहेंगे। सर ने कहा कि समर्थन मूल्य ज़्यादा होने की वजह से धान यहाँ आ रहा है, आपने क्वालिटी की बात बताई कि क्वालिटी में जो अंतर है, तो ऐसे में क्या प्रदेश सरकार जितने 21 लाख से ज़्यादा जो किसानों ने पंजीयन कराया, 21,45,000 जो एक आंकड़ा आ रहा है, उसमें जितने लोगों ने कराया है, क्या इस बार उनका धान खरीद पाएगी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने वादा किया है, सरकार सत्ता में आई है तो सरकार ने कहा था किसानों के लिए आए हैं, किसानों की सरकार है, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, घोषणा पत्र में काफ़ी सारी बातें हुई थी। तो अब ये दिख रहा है कि पिछली बार के बाद इस बार कोरोना काल में एक संकट के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या सरकार पूरा कर पाएगी? शासन ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, वो आत्मविश्वास उनके भीतर नज़र भी आ रहा है। अगर पंजीयन बढ़ा है तो इससे साफ समझ में आता है कि सरकार इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, और उसमें क्षमता है कि वो
21,47,000 के आसपास किसानों का धान खरीदने के लिए तैयार बैठी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की दिक्कत आनी है। एक बात मैं इसको जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पंजीयन, किसानों का पंजीयन बड़ा, ज़्यादा पंजीकृत किसान हैं जो धान बेचना चाहते हैं, पर इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि किसानों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। ये एक तरीके से देखा जो राजीव गांधी न्याय योजना है उसके आने के बाद जो किसानों की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ जो किसानों का और ज़्यादा झुकाव है लोगों का, वो बढ़ता दिखाई दिया है पिछले 2 सालों में। और सरकार को 2 साल पूरे भी होने वाले हैं, तो इस बीच ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार अपने वादे कितने पूरे कर पाती है। सरकार का प्रयास है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय स्तर पर लोगों ने बात भी की थी कि हम जो धान खरीदी करते हैं और मिलिंग के बाद जो उसके चावल बचते हैं तो हमको एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए दिया जाए, तो हम एथेनॉल बना सकें। इससे क्या होगा, हमको इकोनॉमिक सोर्स भी हमारे बढ़ेंगे, हम किसानों के धान भी खरीद लेंगे। अभी स्थिति ये है कि सरकार के पास चुनौती है कोरोना काल की, फंड की कमी है, किसान बढ़ रहे हैं और उनको सभी को देखना है। ये जो एथेनॉल वाला एक पूरा खेल है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या है एथेनॉल वाला खेल? ये छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत करने का ये बहुत बढ़िया प्लान है, जिसके लिए भूपेश सरकार ने पहल की और पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी। भले उन्होंने आमने सामने बैठकर ये चर्चा नहीं की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो पत्र व्यवहार हुआ, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसको केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है और ये इस बात की भी स्वीकृति दे दी है कि आप एथेनॉल बनाने के लिए आगे कार्रवाई शुरू कर दें। तो एक तरीके से ये अच्छा प्रयास है छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। खुद के बूते पे सरकार धान खरीदी कर सकती है। अगर राज्य सरकार जो स्कीम बता रही है, जो योजनाएं बता रही हैं, जिसमें इस धान को खपाया जा सकता है बाजार के अलावा दूसरे उद्योगों में भी, उससे केंद्र को भी फायदा होगा, उनको विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मतलब राज्य सरकार की अपनी जीरो वेस्टेज की ओर सरकार बढ़ना चाह रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 बड़े फायदे जो बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रहे हैं। वो एक तो ये कि हमारा धान जो है बच जाता है, वो सड़ने लगता है, सड़ जाता है, उसके बाद हम उसको किसी भी काम में नहीं ला सकते हैं। वही धान अब हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, वही भूसा वो हमारे लिए उपयोगी साबित होगा जो हमारे लिए किसी कौड़ी का नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरीके से देखा जाए किसानों का भरोसा जीतने में ये जो सरकार है प्रदेश की, अभी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। पिछले 15 साल में जो भाजपा की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, रमन सिंह एक बड़ा चेहरा रहे हैं भाजपा का और एक साफ़ सुथरा चेहरा दिखाई पड़ता था डॉक्टर रमन सिंह का। उसकी अपेक्षा में सरकार, क्या लगता है आपको, क्या उस इमेज को तोड़ने में सक्षम हो पाई है किसानों के नज़रिए से? बिल्कुल, क्योंकि ये राजनीतिक विषय का पक्ष है, लेकिन जहाँ तक बात हम किसानों की करें तो भाजपा की अगर सरकार, डॉक्टर रमन सरकार अगर गिरी और सम्मानजनक स्थिति में भी नहीं है विपक्ष में, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह रही है, वो ही किसान। तो एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों की जो श्रेणी है उसमें गिरती गई। बिल्कुल, इतना खराब हाल विपक्ष का कांग्रेस में कभी नहीं रहा है। 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में, उसमें केवल आप 14 सीट में हैं, तो मैं इसे सम्मानजनक तो बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा। पिछले 3 बार अगर 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के देखें तो कांग्रेस विपक्ष में रही, लेकिन 38-39 तक आई है, तो वो एक सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका में रही है। आज स्थिति आपकी 3/4 हो चुकी है। तो नहीं, तो आखिर में ये क्या कारण रहा? सही कारण क्या रहा? मेरा सर आपसे भी यही सवाल है कि आखिर कारण क्या रहा कि किसानों ने इस सरकार को ज़्यादा पसंद किया है? ठीक है, किसानों का झुकाव इस सरकार की तरफ ज़्यादा है अपेक्षा 15 साल रही सत्ता में सरकार के लिए। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि विकास दोनों सरकार ने किया है, लेकिन बुनियादी विकास जो अभी भूपेश सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, तो बहुसंख्यक आबादी की तरफ जो ध्यान देगा सरकार उसी की रहेगी, और भूपेश सरकार ये कर रही है। और आपके आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि किसानों का विश्वास बढ़ा है, और अगर ये लगातार अपने वादों को पूरी करती रही तो मेरे को ऐसी कोई कारण नज़र नहीं आता कि
इनके पर कोई सवाल उठाया जा सके। मैं जहाँ तक मानता हूँ स्नेहिल, प्रदेश में तात्कालिक मुद्दा हमेशा जी। से किसान रहा है। किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया होता है वही उनके भाग्य को तय करता है। तो वही कुछ अभी फिलहाल में देखा जा रहा है कि आज सरकार जो है किसानों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील समर्पित होकर काम कर रही है, तो उसका परिणाम उनको भविष्य में बेहतर देखा। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसानों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, धान खरीदी के समय उन्हें किसी तरह की परेशानी ना होनी चाहिए, मगर वहीं जो अधिकारी हैं उनका अंदरूनी रूप से ये कहना है कि भाई इस वितरण प्रोसेस में जो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, 2 महीने का चलेगा कार्यकाल, इसमें पहले से ही लूप होल आने शुरू हो गए। पहले से ही टोकन की प्रक्रिया में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, उतने किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि भाई किस सरकार, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, एक सीधा निर्देश है उनका, पर फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सरकार ने जो ऑनलाइन किसानों के खाते में मूल्य ट्रांसफ़र करने की जो बात कही है, और उसमें टेक्निकल दिक्कतें हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बिचौलियों की भूमिका बीच में नहीं होगी। तो अगर बिचौलिए बीच में नहीं होते हैं तो भी किसान को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं और उसको दूर किया जाना चाहिए। नहीं, कुछ तकलीफ़ों के साथ मैंने ये जैसे आपको बताया कि अधिकारियों का ये कहना है कि 27 तारीख से टोकन मिलना शुरू होना था। सरकार कह रही है कि टोकन मिलना शुरू हो गया, लेकिन कई जगहों पे अधिकारियों का ये कहना है कि भाई टोकन की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई है, दे नहीं पा रहे हैं हम टोकन, या प्रोसेस अभी सही से नहीं चल रहा है। किसानों की शिकायतें लाजमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों को बहुत दिक्कतें शुरुआती दिन से आनी शुरू हो गई हैं। तो इन समस्याओं के लिए तो निदान बहुत आवश्यक है, और ये जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की ही बनती है। जब जी। तक प्रशासन सख्ती से निचले लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये दिक्कतें बनी रहेंगी। वही बात जो घूम के फिर से आ गए कि बिल्कुल। सर ने इससे कहा था कि प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। ठीक। अब ऐसे में एक और ये सवाल उठता है कि भाई सरकार जो है किसानों के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। सरकार ने जो अधिकारी है उनका, ये बात तो अलग हो गई कि कुछ हो सकता है, सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है या थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी हो सकता है, मगर किस रख रखाव के लिए सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि अगर साइक्लोन आ सकता है, उसका असर सीधे पड़ोसी जो प्रदेश है उसका असर हमारे ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ऐसे में क्या बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर धान को रखने के लिए जगह ही अभी तक सही से नहीं मिल पाई है, या उसके एक पर्याप्त जगह चाहिए होती है, धान भारी मात्रा में आता है उसे ढकने के लिए, या पानी गिर गया तो उसके लिए सुविधा के लिए अभी तक कई अधिकारियों का ये अभी भी कहना है कि ऐसी जगह तक नहीं मिल पाई हमें कई क्षेत्रों में। तो ऐसे में क्या प्रदेश सरकार जो किसान पूरी मेहनत को उन्हें देगा तो वो कितनी बर्बाद हो सकती है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई जान सकता है। फिर भी जो पूर्व तैयारियां होनी चाहिए वो प्रशासन को, शासन को सुनिश्चित करनी ज़रूरी होती है। हम कल के दिन का एक दिन का और इंतज़ार है, उसका 1 तारीख से धान खरीदी है, धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी। प्रदेश भर में एक साथ होगी, बहुतायत में धान स्वाभाविक तौर पर सामने आएंगे। मगर बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर किसान धान तो ला लेगा लेकिन रखने की जगह नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। धान भंडारण के लिए जो तैयारियां हैं, जो हमारे पास गोदाम है, वो उस मात्रा में नहीं है जितना होने चाहिए, और तत्काल में उसकी व्यवस्था भी नहीं कराई जा सकती। लेकिन बारिश और शुष्कता से बचने के लिए जो वैकल्पिक माध्यम होते हैं उनकी व्यवस्था सरकार ने करनी शुरू कर दी है। जैसा कि मुख्य सचिव मंडल साहब का ये बयान आया था और उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली थी, जिसमें उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की जो चूक पिछले साल हुई है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कलेक्टर स्तर पर, कलेक्टर से लेकर नीचे तहसीलदार स्तर पर, और तहसीलदार से लेकर पटवारी स्तर पर उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है और अपने तमाम मातहत अधिकारियों को ये निर्देशित किया है
कि आप प्रतिदिन इन सब बातों का ख्याल रखें ताकि धान को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। सवाल मेरा ये था कि धान को नुकसान ना पहुंचे, ये बात सही है, आप सही जगह पहुंच गए, लेकिन फिर भी सवाल घूम के यही आता है कि कहाँ बहुत सारी जगहों पर जो किसान अपनी मेहनत 1 तारीख को देगा उन्हें, ठीक है, ऐसे में प्रदेश में किसान बढ़े हैं, धान बढ़ा है, मगर बात ये उठती है कि कई सारी जगहों पे सर ने पहले भी कहा था अंदर के सिस्टम में गड़बड़ी है, उसकी वजह से अभी तक चीज़ें सही से नहीं पहुंच पाई है। तो मुख्यमंत्री का एक आश्वासन है कि भाई किसानों को सब कुछ सही तरीके से मिलेगा, निर्देश दिए हैं, मगर अब ऐसे में नहीं होता है, तो एक नुकसान का कितना आंकड़ा बन सकता है? मैं आपका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहूँगा इसमें कि धान खरीदी पिछले कई सालों से बात सामने आ रही है कि सरकार ने जिम्मेदारी तय की लैंप्स मैनेजर की कि आपके यहाँ धान खराब क्यों हुआ। उसने कहा साहब वारदाना तो हमने आपको दिया था, तिरपाल भी आपको दिया था ढकने के लिए, फिर क्यों खराब हुआ? तो उसने सीधे सीधे मार दिया था ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाई, उठाव नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे? मतलब ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, किसी न किसी के ऊपर आरोप डाल दिया जाता है। तो अगर उठाव लैंप्स वाले उठाव पर जो आपका ट्रांसपोर्टर पे डालें, ट्रांसपोर्टर वाले कहें राइस मिलर्स खाली नहीं करा रहे हैं, राइस मिलर्स पे सरकार कहे कि ऐसा क्यों हुआ, इन सब का जो सवालों का अगर आपको जवाब तलाशना है तो इसका एक ही जवाब है, आप उठाव करते जाएं, खरीदी करते जाएं, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। एक बात ये और जाननी थी कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस होता है, 1 तारीख को जब किसान आएगा, उसके वज़न धान से लेकर के क्वालिटी चेक से लेकर सारी चीज़ों को वज़न के बाद बरदाने में पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टर मिल, ये पूरा प्रोसेस लगभग कितने समय का होता है? देखिए मुझको आज टोकन मिला तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी धान की खरीदी आज ही हो जाए। ये टोकन नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं, जिस वक्त मेरे लैंप्स में आपकी धान रखने की जगह होगी तब आप उसको बेचेंगे। इसमें किसानों को 4 से 5 दिन, हफ्ते भर भी इंतजार करना पड़ा, पिछले दफ़े भी करना पड़ा है, इस दफ़े भी पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है इंतजार करना ही पड़ेगा। इस दफ़े क्या है, समस्या ज़्यादा विकराल हो गई है। इसका तरीका यही है कि जैसे आज मैंने 1000 लोगों का धान मैंने किसानों के खरीदा जी, तो इसकी ट्रांसपोर्टिंग जल्दी हो जाए ताकि दूसरों का धान को मैं ड्रम करके सुरक्षित रख सकूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको दूर करना ही पड़ेगा। एक बात ये भी उठती है कि भाई दिल्ली में एक भारी मात्रा पे किसानों का आंदोलन जो है वो दिख रहा है लगातार, एक कैसे बैरिकेड तोड़ते हैं वो करनाल से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, तो दिल्ली में धरने के लिए अनुमति भी मिल गई है। तो ऐसे में ये बात उठती है, क्या उस पूरे जो सिनेरियो है, जो हवा में जो वहाँ के एक विद्रोह चल रहा है, उसका असर और यहाँ पर जो किसान है उन पर पड़ेगा? और क्योंकि पिछले महीने ही शायद तक इस बात को लेकर बात कही जाए तो 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें किसानों के हित में बात कही गई थी, तो उसका जो असर है वो किसानों को, कि यहाँ के किसान उस विरोध तबके के हैं या फिर जो उनका विरोध का एक माइंडसेट बना दिया गया है वो विरोध यहाँ के किसान कर रहे हैं या सिर्फ बाहरी किसानों का ये विरोध है? बहुत स्वाभाविक तौर पे देखने को मिल रहा है कि जितना भी विरोध, जितना भी विद्रोह है इस वक्त जो देश को जला रहा है, दिल्ली को जलाने पे उतारू है, वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यही कुछ जो प्रदेश है, वो भी दिल्ली से लगा हुआ यूपी बॉर्डर। केवल आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, किसी तरह का विद्रोह नहीं है, उड़ीसा में किसी तरह का विद्रोह नहीं है, बिहार में किसी तरह का विद्रोह नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह नहीं है। सब अपने इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जो कानून आया है वो निश्चित तौर पर उनके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित माध्यम है। और यहाँ पर भूपेश सरकार किसानों के हित में पहले ही वो प्रयास कर चुकी है, तो विद्रोह का सवाल नहीं पैदा होता। मतलब जो बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ के लोग शांत होते हैं, तो यहाँ के किसान भी काफ़ी शांत हैं और चीज़ें साफ तरीके से दिख रही है कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जैसे बार बार केंद्र सरकार ये कहती है कि विपक्ष के लोग राजनीति करवा रहे हैं किसानों को, तो यहाँ के किसान राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते, साफ तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये हो गई बात, आपने कहा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चीज़ें उठापटक होनी चाहिए, समर्थन मूल्य पे आपने बात की। और ऐसी कौन सी बात हो सकती है, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आखिरी सवाल भी यही था, कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसका सरकार को इस धान खरीदी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? धान खराब ना हो, समय पर भुगतान हो किसानों का,
समय पे भुगतान हो, पर और कोई तो ऐसी बातें होंगी जो उठाओ मेरे उठाओ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण बार और इस बात को कह रहे हैं, भंडारण और उठाओ, जो एक सबसे बड़ा लूप होल माना जा सकता है इसमें। आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है सर? मेरे नज़रिए से भी सबसे पहले तो ज़रूरी यही इसी बात की है कि परिवहन की जो सुविधाएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। दूसरा ये कि कुछ मतलब भी पिछले साल की ही बात करें तो ये देखने में आया था कि जो बाहरी प्रदेशों के लोग हैं वो किस तरीके से दाखिल हो जाते हैं और जो स्थानीय कांग्रेस के लोग, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, स्थानीय किसान हैं उनके बीच में वो दाखिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इस बार एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे सुनने और जानने में आई थी कि उन वाहनों से ही परिवहन कराया जाएगा जिसमें जीपीएस की सुविधा होगी। तो अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी प्रदेश सरकार के लिए भी और ये हितकारी होगा किसानों के लिए भी। मैं एक चीज़ में जोड़ना चाहूँगा इसके लिए, मैं इस गांव का किसान हूँ, मेरा जो धान है इस खरीदी केंद्र में बिकेगा। छत्तीसगढ़ की बड़ी पार्टी है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, सीधे साधे लोग हैं, किसान को पहचानता है। बाहरी किसानों का ध्यान तभी खपता है छत्तीसगढ़ में जब उसमें हमारे मशीनरी, सरकारी मशीनरी के लोग शामिल होते हैं। आपको जवाबदेही जब तक आप तय नहीं करेंगे आप इसको नहीं रोक सकते। वही एक सवाल बार बार उठता है कि भाई अंदर तो लूप होल है, हाँ। इसी वजह से बाहर के लोग आकर उसे भर रहे हैं। हाँ, परेशानी सरकार को हो रही है सिस्टम की वजह से, सिस्टम को टाइट करना जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरीके से सरकार की ईमानदारी पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, सिस्टम को सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। मतलब सिस्टम की गलती है, सरकार अपनी तरफ से पूरा सिस्टम की गलती नहीं कह सकते, सिस्टम में कुछ लोग हैं, कुछ कड़ियाँ हैं 100 में से एक तो निकल ही जाते हैं। हाँ, सरकार का नज़रिया स्पष्ट है, बस नज़र रखने की ज़रूरत है तो प्रशासन, मेरा ये मानना है। जी। तो आपने देखा किस तरीके से विशेषज्ञों ने बताया कि धान खरीदी कैसे होगी, धान खरीदी का प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से रखरखाव किया जा सकता है, किस तरीके से बिचौलियों को दूर रखा सकता है, अंदर से जो लोग घात कर रहे हैं सरकार के प्रयासों पर उसे कैसे रोका जा सकता है, और बाकी चीज़ों पर भी बात हुई। तो प्रदीप जी, अभिषेक जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे साथ आए। ठीक है, इस बात के साथ जब आपने शो का अंत करते हैं कि किस तरीके से धान खरीदना चाहिए, 1 तारीख को धान खरीदी है, 1 तारीख को किसान अपनी मेहनत सरकार के सामने रखेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार के प्रयासों में किसान कितने खुश हो पाते हैं और सरकार इस बार किसान जो है वो सरकार को कितना अपना जो है प्यार दे पाते हैं और कितना भरोसा सरकार किसानों का जीत पाती है।